In 11th standard, we had studied about Coulomb's law. अभी Coulomb's law क्या कहता है? सुनना बात अभी इधर. Coulomb's law कहता है there are two charges Q1 and Q2 separated by a distance of r. हम लोग दो चार्जेस जब एक दूसरे के साइड में रखते हैं विद अ डिस्टेंस ऑफ r, they exert a force of repulsion between them. अच्छा, माइकल फैराडे से पूछा गया कि भाई ये फोर्स आया किधर से? दुनिया में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं. वन इज कॉन्टैक्ट एंड अदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है? इफ आई वांट टू ओपन द डोर, आई हैव टू गो एंड टच द डोर. ओके, इफ आई वांट टू लिफ्ट द पेन, आई वांट टू टच द पेन. ये होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे नेचर में. दूसरे टाइप के जो फोर्सेस होते हैं दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है मगर तो भी इनके ऊपर फोर्स लग रहा है. दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय माइकल फैराडे ओवर हियर. और हमने सिर्फ ये एक सिचुएशन नहीं है जिधर हमने ये पढ़ा है. सपोज देयर आर टू मासेस लाइक द एप्पल एंड द अर्थ. दे आर नॉन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर. They are exerting a force of attraction between them, and the force of attraction and gravitation we have done is g m1 m2 by r square. वैसे दो मैग्नेट अगर हमने रखा है नॉर्थ एंड साउथ पोल, they will attract one another with a force of mu naught upon 4 pi small m1 m2 upon r square. वैसे भी इन दोनों के बीच में भी एक फॉर्मूला बनेगा which was given by Coulomb, that was 1 upon 4 pi epsilon naught k Q1 Q2 by r square. That was given by Coulomb's law in the 11th standard. I'll revise a little, then I'll switch on to the 12th standard portion. तो माइकल फैराडे को पूछा गया भाई ये ऐसे कैसे मुमकिन है कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं मगर तो भी फोर्स लगा रहा है. एंड नेचर ने क्या लॉ बनाया? नेचर ने लॉ बनाया कि लाइक चार्जेस विल रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट. ओके, सिवाय ग्रेविटेशन लॉ के. ग्रेविटेशन लॉ में दोनों मासेस विल अट्रैक्ट. बट यहां पर वो लॉ बना. तो ये कैसे मुमकिन है? क्या हुआ? माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ फील्ड. विच फील्ड ओवर हियर? वील कंसिडर द फील्ड कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. That is the space around the charge where the influence is felt. एक चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? अगर आप ये फील्ड में हो, अगर कोई चार्ज इसके फील्ड में है तो इट विल बी अट्रैक्टेड, इट विल बी रिपेल्ड. अगर फील्ड के बाहर है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा. हमको ये सब सुनने में बहुत वेग लगता है कि भाई सर हम इमेजिन करें तो करे कैसा. ओके, ग्रेविटेशन चैप्टर इज वेरी लाइक्ड बाय एवरीवन बिकॉज ग्रेविटेशन यू कैन इमेजिन. भाई दो मासेस गिर रहे हैं, एप्पल को इमेजिन कर सकते हैं अर्थ की तरफ गिरने के लिए. यहां पर इमेजिन करना मुश्किल है. नहीं, यहां पर इमेजिन करना बहुत आसान है. ओके, हमारे हाथ में रोज एप्पल नहीं होता है मगर हमारे हाथ में रोज मोबाइल फोन तो होता ही है ना. अगर जिधर नेटवर्क नहीं पकड़ेगा उधर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. अगर आप लिफ्ट के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो नेटवर्क तो नहीं है लिफ्ट के अंदर. हर टाइम हमारा नेटवर्क के ऊपर ही नजर होती है ना. अरे देयर इज नो नेटवर्क ओवर हियर. दैट मीन्स अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो नो वन इज एक्टिंग अ फोर्स ऑन योर चार्ज. मोबाइल फोन में चार्ज होता है ना. ओके, फील्ड आएगा और उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. ओके, हाउ डज द मोबाइल फोन रिंग? घंटी कैसे बजती है? व्हेन यू कॉल समवन, the electric field from that mobile comes and enters into this mobile.
अंदर क्या होना चाहिए घंटी बजने के लिए? चार्ज। चार्ज नहीं रहेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ओके, मोबाइल फोन इज स्विच्ड ऑफ। सपोज चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वो चार्ज को एसएचएम करवाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एसएचएम मैन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज इट एन एक्सेलरेटेड मोशन? यस सर। ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, and when it performs SHM it will radiate energy, and that energy is sound energy, light energy, vibration. वही होता है। तो अगर आप फील्ड के अंदर हो तो फोर्स लगेगा, अगर आप फील्ड के बाहर हो तो फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस है कि अगर हमारे फोन में चार्जिंग ही नहीं है तो क्या होगा? तो घंटी बजेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क नहीं आया, नेटवर्क आया मगर अंदर चार्ज ही नहीं था ना। सिंस चार्ज नहीं था, इट विल शो दैट मोबाइल फोन इज स्विच्ड ऑफ। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है ये ऐसी जगह पर प्लेस्ड है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच नहीं पा रहा है, जैसे लिफ्ट के अंदर, ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर, द कॉर्नर्स इन द हाउस वेयर देयर इज नो नेटवर्क। क्या होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाएगा तो इट विल शो व्हाट? नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। So what is this? This network is your electric field, which you cannot see, but you can feel. You can feel. And all the forces which are exerted in electrostasis are due to electric field. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा तो फोर्स लगेगा क्या? फोर्स लगेगा ही नहीं। Are you getting my point? What's happening? So माइकल फैराडे ने यही डिफाइन किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होता है। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है कि नहीं दिखता है? Yes, it is invisible. Understand what's happening? It is invisible. अच्छा, what are the properties of electric field? तो यहां से हमारा 12th स्टैंडर्ड कंटिन्यू होता है कि what are the properties, okay, of electric field, or I can say properties of electric lines of force. Properties of electric lines of force. Getting it? I have done this in the 11th standard. Again I am doing, I give you a shortcut. Remember, it is split ice. Split ice. What does split ice mean? First, S. They start from positive charge and they end towards negative charge. लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। मतलब जो नेटवर्क होता है वो कैसे जाएगा? दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो कैसे है? मैं सपोज यहां पर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस वे। Getting it? What's happening? ऐसे कुछ। So they start from plus and they end towards minus. और भी बहुत सारी लाइन्स है। I'm just making this much. सर इसको इमेजिन करना मुश्किल है। क्या है ये? What is this? Please try to understand and get the feel. खाली पढ़ना नहीं है हमको ये फिजिक्स। We should know inside, deep inside कि क्या हो रहा है ये। इसका मतलब होगा कि अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूं, यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? कैन आई से प्लस एंड प्लस विल रिपेल एंड प्लस एंड माइनस विल अट्रैक्ट। इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। मतलब इट विल गो फ्रॉम प्लस टू माइनस। कहां से आया? प्लस की तरफ से। कहां जाना है?
माइनस की तरफ, ऐसे नहीं जाएगा वो। कुछ बुक्स में लिखा है कि वो ऐसे ट्रैवल करेगा, वो ऐसे ट्रैवल नहीं करेगा, वो टेंजेंशियली जाएगा, क्योंकि इधर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो फोर्स विल आल्सो बी एक्सर्टेड दिस वे ना ऑन दिस चार्ज। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? सपोज यहां पर मैंने एक चार्ज रखा, so it will go in this direction. So can I say it is going away from positive and towards negative? The unit, the test charge which is placed over here is going away from positive charge and the end towards negative charge. बात समझ आ रही है आपको clearly? Next, they are perpendicular to the surface of conductor. ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है, हमारे लैंग्वेज में नेटवर्क होता है, हमारे लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या? कंडक्टर मींस अ चार्ज कंडक्टर, लाइक योर एंटेना। मोबाइल फोन का एंटेना होता है, कोर्डलेस वायर का एंटेना किस शेप का होता है? एंटेना सिलिंड्रिकल, ऐसे ही होता है। अरे गाड़ी के बाहर भी एंटेना होता है ऐसे, रेडियो के अंदर भी एंटेना होता है ऐसे, क्या है? चार्ज कंडक्टर। एंटेना ऐसे होता है ना बेटा। Getting it? What's happening? So if this is a charge conductor, how will the lines of force, how will the network emerge from here? The network will emerge this way. समझ में आ रही है बात? मतलब अगर मैं मोबाइल फोन के जरिए बात कर रहा हूं, ओके, तो मुझे कॉल आया इस तरफ से तो भी पकड़ेगा, इस तरफ से तो भी पकड़ेगा, इस तरफ से तो भी पकड़ेगा, इस तरफ से तो भी पकड़ेगा। यूजर उधर है, उधर से फोन कर रहा है वो, ठीक है, ऐसे फोन कर रहा है इधर से। This is the catching of the electric field. You can imagine this to be like a bottle brush. Bottle brush देखा, टेस्ट ट्यूब साफ करने वाला ब्रश। So that bristles of brush with the bristles which are there, you can imagine that to be the network. It's a positive charge है. So these are all positive charges which are there, and the lines of force emerge perpendicular to the surface of the conductor. Getting it? What's happening? अच्छा, अगर मैंने यहां पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लगाया सिर्फ, तो how will the lines of force emerge बेटा? Perpendicular to the surface, like a hair brush, or sorry, like a shoe brush. शू ब्रश की तरह, शू ब्रश देखा, पॉलिश करने वाला ब्रश, वैसे। तो अगर ऐसे ही चार्जेस है, इधर ही चार्ज लगाया गया है, तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा? ऐसे बाहर की तरफ, पीछे से नहीं निकलेगा। ओके, डिश एंटेना भी नेटवर्क एक ही दिशा में पकड़ता है ना, उसको सिर्फ फोकस किया जाता है सैटेलाइट की तरफ। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? तो नेटवर्क लेगा या देगा उसकी तरफ, बिकॉज उसको अप लिंक करना है या डाउन लिंक करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? मगर हमको चारों दिशाओं में चाहिए। रेडियो का भी जो एंटेना होता है वो इस तरफ होता है, तो रेड एफएम इस तरफ से आए या इस तरफ से आए या इधर से आए, किधर से भी पकड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? व्हाट्स हैपनिंग? As they always perpendicular to the surface of the conductor. और एक कंडीशन, अगर वो पैरेलल होता तो क्या होता? सपोज ये है ऐसे स्पेयर, स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर, स्पेयर है बेटा, ये 2D नहीं है। इसको इमेजिन करो लाइक अ फुटबॉल। इमेजिन दिस टू बी लाइक अ फुटबॉल। स्पेयर है ये, इसके सरफेस पे सब चार्जेस है। नेटवर्क कैसे निकलेगा? ये जो स्पेयर है, नेटवर्क हर दिशा से परपेंडिकुलर निकलेगा, हर सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेगा ऐसे। समझ आ रही है बात? अच्छा, क्यों पैरेलल नहीं निकलेगा? सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है,
सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होता, पैरेलल होता, ऐसे नहीं है, ऐसे है, मगर अगर ऐसे होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज को मूव कराता अलोंग द सरफेस, बिकॉज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। तो ये डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये डायरेक्शन में चार्जेस को मूव कराएगा, मतलब चार्जेस विल ट्रैवल अलोंग द सरफेस एंड दैट विल गिव राइज टू सरफेस करंट्स। मतलब मैं एंटेना को हाथ लगाऊं, मुझे शॉक लगेगा, ऐसा तो होता नहीं है। ये एंटेना, डिश एंटेना को मैंने हाथ लगाया, शॉक लगा मुझे। कोई भी कंडक्टर को, चार्ज कंडक्टर को अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको शॉक लगेगा, अगर ऐसे होता तो। मगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो कैन आई से देयर आर नो पैरेलल कंपोनेंट्स? सिंस देयर आर नो पैरेलल कंपोनेंट्स, इट विल नॉट गिव राइज टू सरफेस करंट्स। Next one, they never intersect each other. Never. याद रखना, split eyes, never intersect. Why don't they intersect? I'll tell you in the fourth point. मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट करना मतलब दो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, मगर ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं हम आपको बताते हैं। Can I say the tangent drawn, two lines of force LOFL lines of force, gives direction of electric field at that point. देखो इधर, यहां पर मैंने टैंजेंट बनाया, यहां पर मैंने टैंजेंट बनाया। चार्ज कैसे मूव हो रहा है? ऐसे ही मूव हो रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ही है। Tangent drawn to the lines of force gives direction of electric field at that point. Tangent drawn to this lines of force gives direction of electric field at this point. जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। अगर फोर्स उधर एक्ट कर रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, अगर फोर्स उधर एक्ट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। तो जिधर फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। Getting it what's happening? So how do I get the direction of the electric field at that point? By drawing a what? Tangent. So tangent drawn to the lines of force gives a direction of electric field at that point. जरूरी नहीं है इस पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, इससे अलग है। देखो इधर का डायरेक्शन है, इधर का डायरेक्शन डिफरेंट है। हाउ डू आई गेट इट? टैंजेंट बनाओ। तो इधर टैंजेंट बनाया, इधर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिला, इधर टैंजेंट बनाया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिला। इधर अगर टैंजेंट बनाओ तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा। इसका मतलब अगर मैंने यहां पे चार्ज रखा तो किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा? वो इस तरफ। अगर मैंने यहां पर चार्ज रखा तो यहां का टैंजेंट इस तरफ बता रहा है ना, so direction of electric field will be this way and the force will also be this way. बट अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पर कितने टैंजेंट बनेंगे बेटा? दो। तो कंफ्यूज हो जाएगा ना किधर जाना है भाई। And it will not move in the tangential direction, it will move in the resultant of both of them. Therefore, to support this point has to be necessary. बात समझ में आ रही है आपको? टैंजेंशियल डायरेक्शन में अगर जाना है तो एक ही टैंजेंट होना चाहिए ना एक पॉइंट पर। इधर भी जाना है और इधर भी जाना है तो फिर वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाएगा। Therefore, they never intersect one another. You getting it? What's happening? So these 2 points are supporting one another. Next, intensity is maximum when they are closely packed and minimum when they are loosely packed.
जब वो क्लोजली पैक्ड है तो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. Intensity is maximum. So we were discussing intensity is maximum when they are closely packed and minimum when they are loosely packed. Maximum when they are closely packed. कभी कभी ऐसे होता है जब हमारा नेटवर्क फुल रहता है तो हमको समझना है we are surrounded by maximum lines of force. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जगह पर मैक्सिमम है, क्लोजली पैक्ड है, हमको दिखाई नहीं देती है, मगर वो जो मोबाइल फोन में 4 बार्स होते हैं उससे फील ही होता है कि भाई ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मजबूत है. अंडरस्टैंड? अच्छा, लिफ्ट में गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, या तो एकदम लूजली पैक्ड है तो उधर क्या बताएगा, 1 बार या 0 बार मतलब है ही नहीं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. ओके, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उधर. तो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन दे आर क्लोजली पैक्ड एंड मिनिमम व्हेन दे आर लूजली पैक्ड. और जब इंटेंसिटी 0 रहेगा मतलब है ही नहीं वो. नेक्स्ट, दे कॉन्ट्रैक्ट longitudinally. You can see over here. ये ऐसे है, ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना along the length. देखो अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ओके, दे कॉन्ट्रैक्ट longitudinally. This is plus and this is minus. Can I say they attract or they repel? ये अट्रैक्ट करने का निशानी है ऐसे. They contract longitudinally. इंडिकेशन क्या है कि they will attract one another. This will explain attraction. And they exert lateral pressure. Lateral pressure मतलब क्या, अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हो जाएंगे. इंडिकेटिंग आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट फ्रॉम हियर. ऐसे ना, ऐसे. ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना. ऐसे हो गए तो मिल जाएंगे, ऐसे रिपेल कर रहे हैं. सो दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन वन अनदर, इंडिकेटिंग व्हाट, रिपल्शन और अट्रैक्शन. रिपल्शन. सबको बात समझ आई? So what are the properties of electric lines of force? Always remember split eyes. They start from positive and they end towards negative. They are always perpendicular to the surface of the conductor. They never intersect one another. The tangent drawn to the lines of force gives direction of electric field at that point. दूसरे point की बात नहीं कर रहा हूँ, वही point पे. Intensity is maximum when they are closely packed and minimum when they are loosely packed. They contract longitudinally. This explains attraction and they exert lateral pressure on one another. This will explain repulsion. अभी हम आगे बढ़ते हैं. We study the properties of lines of force कि भाई जो नेटवर्क से हम घिरे हुए हैं, ओके, उसके प्रॉपर्टीज क्या है. यू नो इट्स स्प्लिट आइज. माइकल फैराडे से पूछा गया, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्स emerge from charge Q. ये क्वेश्चन था उसके पास कि एक चार्ज Q है. चार्ज का शेप क्या होता है? शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है. 3D है. 2D में इमेजिन करना छोड़ दो, 3D में इमेजिन करो. ओके, 3 डायमेंशनल फिगर है, फुटबॉल की तरह छोटा होता है. अंडरस्टैंड? इट्स 3D. हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम द चार्ज क्यू? तो ऐसे, इधर से, इधर से, इधर से, चारों तरफ से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे. कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम चार्ज क्यू? वेरी गुड. आंसर इज इनफाइनाइट. इसके आगे हमारा रिसर्च आगे नहीं जा सकता है. क्यों आगे नहीं जा सकता है? इनफाइनाइट को आप गिन सकते हो,
कोई भी नहीं गिन सकता है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो हमने प्रॉपर्टीज बना दी है, मगर गिनती कितनी, गिनती पता ही नहीं है, इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी की गिनती है तो हम फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, तो यहां पर हमारा रिसर्च आके रुक जाएगा। तो माइकल फैराडे ने क्या कहा? माइकल फैराडे ने कहा मैं थोड़ा लैंग्वेज चेंज करता हूं, हम लोग लाइंस नहीं बनाएंगे, हम लोग उसके ग्रुप्स बनाएंगे। बहुत सारे लोग रहते हैं तो हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। He came out with the concept of tubes of force. क्या होता है ट्यूब्स ऑफ फोर्स? एक चार्ज लिया उसने, लाइंस वर कमिंग इनफाइनाइट। ट्यूब कैसे होता है? हमने देखा एसी का ट्यूब, पानी का जो ट्यूब होता है, इट इज हॉलो इनसाइड एंड ऑन द साइड देयर इज प्लास्टिक और रबर और समथिंग। वैसे यहां पर उसने ट्यूब्स बनाए। फर्स्ट ट्यूब, ओके, ये ऑल्सो इमर्जिंग नॉर्मली, मतलब जो प्रॉपर्टीज लाइंस के थे वही प्रॉपर्टीज इसके भी है। गेट इट? अच्छा, ट्यूब्स बने किससे? ट्यूब्स के सराउंडिंग में लाइंस ही थे। बेटा बात समझ आ रही है? मतलब वन वन लाइन का उसने ग्रुप बनाया, ऐसे ट्यूब बना दिया। कैन आई से ही मेड अ ट्यूब पासिंग थ्रू द बाउंड्रीज which had lines of force, and the boundaries they were lines, and he made tubes out of that. मतलब एक ग्रुप बनाया उसने ऐसे, बिकॉज ये तो अनगिनत है, अनगिनत है तो उसको गिन नहीं सकते, तो फॉर्मूला आगे बढ़ेगा नहीं हमारा। जब तक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देगा नहीं तब तक कुछ आगे रिसर्च बढ़ेगा नहीं। तो भाई मैथमेटिकल रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए, गिनती को फाइनाइट करने के लिए उसने ऐसे ट्यूब्स बनाया, और उसको क्या कहलाया उसने? ट्यूब्स ऑफ फोर्स, which have the same property as lines of force because they are made up of lines only at the end. Now question again comes, how many tubes of force? Tubes of force है बेटा, lines of force नहीं है। कौन सा? Tubes of force emerge। अच्छा सर, how do they emerge? They emerge normally, हाँ? कैसे निकलते हैं? परपेंडिकुलर निकलते हैं ना, from charge Q। His answer was, उसने कैलकुलेट किया, फ्रॉम चार्ज Q नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग आर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। व्हाट इज दैट? Q अपॉन कितना गिनती आई? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। मतलब अगर ये चार्ज +1 है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, अगर 2 है तो 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, अगर 3 है +3 है तो 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, और अगर Q है तो Q upon epsilon naught K. What is epsilon naught, sir? Permittivity of free space, and K is the dielectric constant. क्या है epsilon naught? मैं बात सुनो मेरी बात। epsilon naught का फॉर्मूला इज 8.854 into 10 raised to -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, and K is called as dielectric constant. इसको कहते हैं permittivity of free space, and K is dielectric constant. which is different for different medium। मतलब K for air एक होता है, K for glass अलग, K for mica अलग, K for petrol अलग, K for kerosene अलग, K for paper अलग। तो कैन आई से अलग अलग मीडियम से अलग अलग ट्यूब्स ऑफ फोर्स के नंबर निकलेंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन K ना। अच्छा, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट टर्म्ड एज? अगेन यू टेल मी, व्हाट इज इट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मीन्स epsilon naught is permittivity of free space. Now listen to me, बेटा प्लीज, थोड़ा आपको मैंने सिखाया था, फिर से मैं सिखाता हूं। permittivity means permission plus activity, that is permittivity ना। दोनों को जोड़ो ना, permittivity देखो ना, ये लाइंस ऑफ फोर्स तो अनगिनत निकाल रहा है, मगर कहां जा रही है वो लाइंस ऑफ फोर्स? कौन से मीडियम में जा रही है? फ्री स्पेस में जा रही है। सपोज
फ्री स्पेस बोलेगा ए मेरा एरिया है, मैं लिमिट कर दूंगा इसको बाय फैक्टर ऑफ 1/ε0 के। तुमको चलना है, सपोज आई वांट टू रन फ्रॉम हियर टिल देयर, आई विल रन। वही चीज अगर मुझे पानी में भागना है, डिफिकल्ट होगा ना। हर मीडियम अपना अपना जो भी एक्टिविटी आपको करना है उसका परमिशन आपको ज्यादा देगा या कम देगा। उससे क्या बनता है बेटा, परमिटिविटी। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर एप्सिलॉन नॉट के को साथ में मिला दिया जाता है तो इट बिकम्स परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विच इज अदर देन फ्री स्पेस। ओके, मतलब अगर ये चार्ज अगर पानी में रखा है तो विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ऑफ वाटर। अगर पेपर में रखा है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ऑफ पेपर। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर मेरा मोबाइल फोन पेपर के अंदर मैंने ऐसे बुक के अंदर डाल दिया तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर को आर पार करके मोबाइल फोन तक पहुंचना है। अरे बोलो ना यार, ये आएगा। मैंने ग्लास के मटेरियल में डाल दिया तो नेटवर्क को ग्लास का मटेरियल चीर के अंदर जाना है और मोबाइल को एक्सेस करना है। मैंने एक टीन के डब्बे में डाल दिया, लिफ्ट के अंदर डाल दिया। हाउ मच इज के फॉर metals? Infinity. And you know anything upon infinity becomes what? Zero. So number of tubes of force entering will become zero. That's why there is no electric intensity inside a charged inside a metal surface. एकदम क्लियर फील आना चाहिए हमको। इलेक्ट्रोस्टैट्स कुछ हवा में बात करने की चीज नहीं है। जैसे हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है, सर्कुलर पढ़ा है, वैसे ये आना चाहिए पूरा। ओके, लोगों को डिफिकल्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि इमेजिनेशन, इमेजिन अ चार्ज इन एयर, कभी हमने देखा नहीं है, डिफिकल्ट पड़ता है। ये समझ गया बेटा आपको? तो उसको पूछा गया भाई क्या होता है, तो उसने कहा कि भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इज द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग नॉर्मली। हाउ डू दे इमर्ज सर? नॉर्मली फ्रॉम अ चार्ज Q। समझ में आ रही है? अभी इससे डेफिनेशंस बनाए गए, इससे डेफिनेशंस बनाए गए। ओके, सबसे पहला डेफिनेशन बना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दैट इज ई बार। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एट एनी गिवन पॉइंट, the network present at any given point, किधर maximum, किधर zero, किधर minimum, किधर medium, electric intensity। हमने 11th स्टैंडर्ड में इसका अलग डेफिनेशन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। यहां पर हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग normally. How do they emerge sir? Per unit area. I have told you per unit area हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पर यूनिट एरिया, पाए पर यूनिट एरिया। मैं घर खरीदने जाऊं, पर स्क्वायर फीट रेट बताओ पहले। पर स्क्वायर फीट का रेट बताएगा 50,000 रुपया। दिस इज 50,000। आर यू गोना बाय 1 स्क्वायर फीट? तो मुझे ये चाहिए, भगा देगा, बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू सेल। भाई सपोज 200 स्क्वायर फीट खरीदना है मुझे, तो 50,000 इंटू 200 करेंगे ना, बराबर है कि नहीं है? 1 करोड़ बराबर है कि नहीं है? ऐसे आपको 400 खरीदना है तो और 2 करोड़, ऐसे करते हैं। तो पहले हम पर यूनिट एरिया का भाव जानते हैं। किधर भी शॉपिंग करने जाओ भाई, पर चीज का भाव पूछते हैं आप लोग, है? पर केजी कितना दिया?
पर मीटर कितना दिया, पर लीटर कितना दिया, पर पीस कितना दिया। तो भाई लैंग्वेज भी हमारी जबान में बनाया गया है ना, साइंटिस्ट लोगों को हैरान थोड़ी करना चाहते हैं। You know, they are helping you all, but we don't. We think everyone troubles us because we don't understand the thing. So normally per unit area, और यूनिट एरिया का भाव पता चल गया तो सब पता चल गया ना, क्या करना है फिर? अरे जस्ट मल्टीप्लाई वैन, पर यूनिट एरिया में बोलूँ 40,000, हाँ तो मल्टीप्लाई करो ना, 280 लाख रुपीज हो गया। दिमाग अपने आप चलना शुरू करेगा जब पर यूनिट एरिया भाव मालूम रहेगा। ओके, तो हमने ये लैंग्वेज बनाया है, वही लैंग्वेज से हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं। सो व्हाट इज नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बराबर है। अच्छा, सपोज देयर इज अ चार्ज क्यू, सपोज देयर इज अ यूनिट एरिया, इसका रेडियस आर था, इसका वैल्यू कितना है बेटा, ए का यूनिटी कितना है, यूनिटी, और इसका चार्ज क्यू है, इसके पास चार्ज कितना है बेटा, क्यू है। तो ट्यूब्स निकलेंगे ना ऐसे, ये ट्यूब्स है, लाइंस नहीं है भाई, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ट्यूब्स बनाते टाइम लगता है, ठीक है, क्लियर है ना। हाउ मेनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स आर, नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम चार्ज क्यू इज व्हाट, अरे यहां से उठाओ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के per unit area. What is the area for this sphere, sir? 4 pi r square, which is unity. So can I write this as 4 pi r square? अरे बाबा, this is unity only ना, per unit area. Can I define this as electric intensity? बोलो, number of tubes of force emerging normally per unit area. इसको थोड़ा shuffle करते हैं हम लोग, तो can I say E will become, tell me, 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया is q upon epsilon naught k by 4 pi r square, which is E is 1 upon 4 by epsilon naught k q by r square। सबको समझ में आ रही है बात? ये फॉर्मूला हमको मिलेगा, मतलब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? सपोज हमको चार्ज क्यू दिया और रेडियस आर दिया, तो हम नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया निकाल सकते हैं। सपोज ये आंसर 10 आया, मतलब 10 ट्यूब्स ऑफ फोर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम यूनिट एरिया। आई से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज 20 है, तो क्या कहेंगे हम? मतलब नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स emerging per unit area from that is 20. Moving the topic of electric flux, what is number of tubes of force per unit area called as? But that is per unit area. मतलब tubes of force coming out from unit area was electric intensity. Can I say if I need from the whole surface? जरूरी नहीं है सब यूनिट एरिया हो। जब आप घर खरीदने जाते हो तो यूनिट एरिया खरीदते क्या? नहीं, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 400 हो, 1000 हो, 2000 हो, यूनिट एरिया का भाव पूछते हैं, खरीदते ज्यादा है। यहां पर भी है, हमको यूनिट एरिया का रेट निकालना है, वो रेट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और खरीदना तो दूसरा है। तो जो हम खरीदेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स, दैट इज डिफाइंड एज number of tubes of force. How do they emerge, sir? अरे बोलो, normally perpendicular through, very good, through any given surface. अरे कोई भी सरफेस सिवाय यूनिट एरिया के, उसको फ्लक्स कहलाएगा ना। सही है ना बेटा? क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। सही है बेटा? अच्छा, इसको पढ़ने के लिए मुझे डिफाइन करना है एक चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म्ड एज एरिया वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को हम 11th स्टैंडर्ड में स्केलर पढ़ते थे, एक्चुअली वेक्टर ही पढ़ते थे। अगर आप याद रखेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स में area of the parallelogram was half of modulus of p bar cross q bar। अगर याद है तो स्केलर वेक्टर सेकंड चैप्टर में, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते थे।
एरिया निकालने के लिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको थोड़ा मैथमेटिक्स आता है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं आता तो आप याद कर लेना इसका डायरेक्शन। सपोज ये डायरेक्शन इज आई कैप। अरे एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर का नाम क्या रहता है पता है ना, आई कैप। ये डायरेक्शन कौन सा है, सपोज जे कैप। व्हाट इज एरिया फॉर फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का डायरेक्शन है आई कैप, ब्रेथ का डायरेक्शन इज जे कैप। व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। समझ में आ रही है बात। तो दिस इज ए बार बेटा। अगर ये एल बार है, ये ब्रेथ है, तो ये एरिया वेक्टर है। कैन आई से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर। ये सरफेस है ना बेटा, ये सरफेस है ना, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। याद रखना ये चीज। एरिया वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, एरिया वेक्टर इंडिकेट कर रहा है, ओके सपोज ये एरिया है, ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर ये है। अगर एरिया को आप ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो एरिया वेक्टर भी टेढ़ा हो जाएगा, नॉर्मल भी टेढ़ा हो जाएगा। एरिया ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, एरिया ऐसे 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 किधर भी। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। ये दरवाजा है, उसका एरिया वेक्टर क्या है, कहां है। कैन आई से इन द डायरेक्शन ऑफ द एंट्री और द एग्जिट। मैं इसको कहूं गो इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, मतलब इनडायरेक्टली गेट आउट ऑफ द क्लास। अंडरस्टैंड। अगर टेक्निकली हमको बात इस्तेमाल करनी है तो इफ यू नॉट डन द होमवर्क प्लीज गो इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, मींस यू गो आउट ऑफ द क्लास। ओके, दरवाजे से आप परपेंडिकुलर चले जाओ। तो कैन आई से एरिया वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द एंट्री और द एग्जिट ऑल्सो, इज द डायरेक्शन ऑफ द एंट्री और द एग्जिट। कैन आई से विंडो से, मेरे पास एक खिड़की है घर में, उससे हवा आती है, तो कैन आई से द विंड विल कम इनसाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। सपोज पानी इस तरफ बह रहा है, इधर ध्यान देना सब लोग प्लीज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। पानी का बहने का डायरेक्शन इधर है। सपोज मैं एक फ्रेम बनाऊं, ऐसे स्टील का एक फ्रेम बनाया मैंने ऐसे, तो पानी कैसे बहेगा, पानी ऐसे निकलेगा। कैन आई से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। समझ में आ रही है बात। अच्छा, सपोज मैंने फ्रेम ऐसे रखा तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ जाएगा ना बेटा। कैन यू टेल मी हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया, हाउ मच इज द फ्लो, हाउ मच इज द फ्लो। कैन आई से एरिया इंटू वी। जितना पानी अंदर से जा रहा है सब जा रहा है, जितना अंदर से गया सब बाहर आ गया, तो कैन आई से द फ्लो विल बी v इंटू ए। v इज द वेलोसिटी एंड a इज द एरिया। कितना पानी इधर से गया, इस एरिया से गया, जीरो। हाउ मच इज द फ्लो बेटा, जीरो। बिकॉज ये तो ऐसे है, पानी को जाना इसके एरिया वेक्टर के थ्रू है, तो कितना बाहर आया, कुछ बाहर नहीं आया। सो हाउ मच इज द फ्लो बेटा, जीरो। मीन्स है ना, इसे खाली v और a का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्शन। बिकॉज दे बोथ आर नॉट स्केलर्स, दे आर विच क्वांटिटीज बेटा, वेक्टर्स। समझ में आ रही है बात, क्लियर कट बात समझ आ रही है कि नहीं।
अच्छा मैं और एक एग्जांपल देता हूं. सपोज मैंने घर लिया एक ऊंचाई पर, तो बहुत हवा अंदर आती है. कितना विंड अंदर आ रही है किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ द विंडो. एरिया ऑफ द विंडो पे डिपेंड करेगा. सेकेंड, कैन आई से इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द विंड ऑल्सो. अच्छा सपोज खिड़की ये है, खिड़की का एरिया वेक्टर ये है. अगर हवा अंदर आनी है तो हवा को ऐसे डायरेक्शन में अंदर आनी है. तो कहना से अगर हवा ऐसे चल रही है तो जितनी भी हवा खिड़की के थ्रू आती है सब अंदर आएगी. तो कहना से एट दैट मोमेंट द फ्लो, द फ्लक्स ऑफ द विंड इज मैक्सिमम. मगर सपोज मैं खिड़की में खड़ा हुआ ऐसे और हवा ऐसे चल रही है. हवा चल रही भी है, खिड़की भी है, बट कितनी हवा अंदर आ रही है? 0. समझ में आ रही बात? क्लियर कट बात समझ आ रही है? तीसरा केस, ना हवा ऐसे चल रही है ना हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे टेढ़ी चल रही है. सुनो बात इधर, हवा ऐसे टेढ़ी चल रही है. अच्छा अंदर आने का रास्ता ये, हवा का वेलोसिटी ये. सो कैन आई से इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा. बेटा इधर ध्यान देना प्लीज. कैन आई से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड हवा ऐसे चल रही थी. कैन आई से लेट द एंगल बिटवीन देम बी थीटा. तो कैन आई से cos थीटा कंपोनेंट ऑफ द हवा विल कम इनसाइड एंड द sin थीटा कंपोनेंट विल बी वेस्टेड. बोलो, मतलब अगर खिड़की ऐसे है, एरिया वेक्टर इधर है एंड हवा तो ऐसे चल रही है एंड द एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच बेटा? थीटा. तो विच कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल कम इनसाइड? v cos थीटा. एंड विच कंपोनेंट विल बी वेस्टेड बेटा? ये तो ऐसे हवा की तरह चले गया ना और ये पार्ट पास हो गया. तो व्हाट इज द फ्लो, व्हाट इज द फ्लक्स बेटा? कैन आई से va cos थीटा. अरे बोलो यार, तुम लोग ऐसे मत करो. cos थीटा विल कम इन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. a bar dot b bar is a b cos theta. तो can I say the flux which is there is a v bar dot a bar, not cross? Dot product is. भी इसकी जगह ना हवा लाना है ना पानी लाना है. कौन लाना है? नेटवर्क लाना है. अरे भाई नेटवर्क लाना है एंड नेटवर्क इज डिनोटेड बाय द लेटर नॉट v bar but e bar. तो कोई बता सकता है इधर का फ्लक्स कितना रहेगा बेटा? मैक्सिमम, विच इज ई. ई ऐसे है, एरिया भी इधर है. कैन आई से द एंगल बिटवीन ई बार एंड ए बार इज 0 एंड यू नो एक्चुअल फॉर्मूला इज ए cos थीटा. तो cos 0 विल बिकम व्हाट? 1. अच्छा इधर का ई इधर का एरिया वेक्टर बाहर, तो हाउ मच इज द एंगल बेटा? 90. And how much is the flux beta? 0. Because can I say theta over here is 90 sir? And cos 90 will become 0. And इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E. मतलब नेटवर्क को ऐसे जाना है, लाइंस ऑफ फोर्स को ऐसे जाना है, तो ये कौन सा कंपोनेंट रहेगा? E sin थीटा. और ये कौन सा कंपोनेंट रहेगा? E cos थीटा. तो दिस विल बिकम व्हाट? EA cos थीटा, which can also be written as what? E bar dot A bar, which is flux, which is denoted by the letter phi. And you know dot product is called as a scalar product also. So the answer of both the vectors with a dot will become a scalar quantity. मतलब flux which is there is a scalar quantity. बहुत easy concept है. देखो फिर से और एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपको समझना है तो. बिकॉज ये फ्लक्स के बेसिस पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है. आगे नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझेगा. सपोज बाहर आग लग जाती है, बाहर शॉर्ट सर्किट हो जाता है दरवाजे के बाहर और बाहर आग लगती है और मैं फायरमैन हूं. आई एम द फायर ब्रिगेड का पर्सन. आई हैव द पाइप इन द हैंड, वाटर पाइप. अभी आप कहो कि अगर मुझे आग बुझानी है
तो मुझे पानी किस तरफ फेंकना है? इस तरफ, इस तरफ। कहना इसे एरिया वेक्टर भी उधर, पानी का फेंकना भी उधर, तो कितना पानी बाहर आएगा? सब बराबर है। अच्छा, आग बाहर लगी है, मैं पानी ऐसे फेंक रहा हूं उधर, अरे सर आग तो बाहर लगी है, तुम इधर पानी, कितना पानी बाहर जाएगा? 0। हाउ मच द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द फ्लो? 90। अच्छा, तीसरा केस, मैं ना पाइप ऐसे पकड़ा है ना ऐसे पकड़ा है, ऐसे बीच में किधर पकड़ा है? ऐसे जाने का बाहर रास्ता इधर है, ये ऐसे पकड़ा है। कैन आई से लेट द एंगल बी थीटा? तो विच कंपोनेंट विल कम आउट मैन? ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा विल बी वेस्टेड। वही चीज यहां पर है। सबको एग्जांपल समझ आ गया? इज देयर, सो द फ्लक्स विच इज देयर will be E bar dot A bar, which could also be written as beta E A cos theta. समझ में आ रही है? It is which quantity sir? It is a scalar quantity. इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम and this is meter square. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, दैट इज F by Q ना, इनटू एरिया विल बी मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? अभी इसमें 3 केसेस में बराबर से एक्सप्रेस करता हूं। लुक भाइयों, केस 1, the surface, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेटवर्क ऐसे ही चल रहा है, एरिया वेक्टर भी इधर है। हाउ मच इज थीटा? 0। सो द फ्लक्स विल बिकम E A cos 0. व्हाट इज cos 0 बेटा? 1। दैट इज E। मतलब कैन आई से द फ्लक्स ओवर हियर इज मैक्सिमम? सुन लो, बात इंपॉर्टेंट है। केस 2, ये एरिया है, एरिया वेक्टर ऐसे है, ई बार ऐसे, एंगल कितना? 90। सो थीटा विल बिकम व्हाट? 90। तो फ्लक्स कितना रहेगा? 0। मतलब बाहर आने का रास्ता तो ये है, इधर जा रहा है, कुछ थोड़ी बाहर आएगा कुछ। केस 3, कैन आई से एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो which component will come out man? Cos theta. And which component will be wasted? Sin theta. So the flux will become over here, will become E A cos theta. समझ आ रही है बात? अच्छा, सपोज एक क्लोज सरफेस है, इमेजिन दिस टू बी 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल है, बलून की तरह। बलून 3 डायमेंशनल होता है ना। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ये ई बार है। मैं छोटे छोटे सरफेस लूं, सपोज ये सरफेस लिया मैंने, इसका एरिया वेक्टर इधर है ना बेटा, एंड ई बार इधर है ना, एंगल थीटा। तो इसका फ्लक्स थ्रू दिस विल बिकम ये cos थीटा। सपोज ये लूं मैं, एरिया वेक्टर इधर, ई बार इधर है बेटा, तो द एंगल विल बिकम ऑब्ट्यूस ना। तो इधर का फ्लक्स अलग। वैसे एक बलून पे कितने छोटे छोटे टुकड़े तुम इमेजिन कर सकते हो एंड तक? छोटे छोटे, एक बलून अगर आपने लिया, छोटे 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 टुकड़े आप इमेजिन कर सकते हो। सो कैन आई से द टोटल फ्लक्स विल बी ई बार डॉट ए बार, एक का। और आपको क्या करना है फिर? इंटीग्रेशन करना है,
बिकॉज आपको हमने बताया था जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम, एंड यहाँ पर एक सर्कल लगाएंगे, मींस इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस। क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया पूरा करके उसी पॉइंट पर आना है हमको। इंटीग्रेशन ओवर व्हाट, अ क्लोज्ड सरफेस। अंडरस्टैंड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सपोज हमारा घर ये है, इमेजिन करो एक क्यूब की तरह घर है, आजकल ऐसे ही सब घर होता है? नेटवर्क जो होता है वो ऐसे पास हो रहा है, सही है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ द सीलिंग? एरिया वेक्टर ऑफ द सीलिंग विल बी दिस वे ना, एरिया वेक्टर ऑफ द ग्राउंड फ्लोर विल बी दिस वे, एरिया वेक्टर ऑफ आगे का फेस विल बी फ्रंट, एरिया वेक्टर ऑफ बैक फेस विल बी बैक, area vector of right this side will be this way, area vector of this will become this way. ऊपर के फ्लक्स कितना निकलेगा ऊपर से? जीरो। अरे बिकॉज इधर जाना है उसको, तो ऊपर कितना फ्लक्स निकलेगा? टेरेस पे से कितना फ्लक्स निकलेगा? जमीन के अंदर कितना फ्लक्स जाएगा? जीरो। यहां से कितना फ्लक्स आएगा? जीरो। पीछे कितना फ्लक्स जाएगा? जीरो। सिर्फ फ्लक्स निकल रहा है इधर से और जा रहा है इधर है, तो सबका टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी एडिशन ऑफ ऑल द फ्लक्सेस ऑफ ऑल द सरफेसेस व्हिच आर रिजल्टिंग इन अ क्लोज सरफेस। ये तो यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो मैं इंटीग्रेट करता। इधर तो आपने इजीली बता दिया, ऊपर जीरो, ये जीरो, पीछे का जीरो, ये ई ए रहेगा और ये माइनस ई ए रहेगा, बिकॉज यहां पे थीटा 180 हो जाएगा ना बेटा। तो यहां पर फ्लक्स विल बिकम, टोटल फ्लक्स विल बिकम प्लस ये इधर से और माइनस ये इधर से, टोटल कितना हो जाएगा बेटा? जीरो ही हो जाएगा एक्चुअली, मगर यहां पर इजीली हमने बता दिया। मगर अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होता तो टोटल फ्लक्स हमको गिनना पड़ता। बात समझ आ रही है आपको क्लियरली? ओके सर। So this is nothing but electric flux, which is defined as number of tubes of force emerging normally through any given surface. तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले शुरू किया लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज, स्प्लिट आइस। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इसके लिए कंसेप्ट बनाया गया कि इसका ट्यूब्स ऑफ फोर्स का, कितने ट्यूब्स ऑफ फोर्स निकलते हैं फ्रॉम चार्ज क्यू, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑल्सो। How many tubes of force are coming out from charge Q? Q upon epsilon naught K. Number of tubes of force per unit area को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, which was 1/4 by epsilon naught K Q by R square। मगर पर यूनिट एरिया हमेशा हमारे काम नहीं आता है, हमारी रोज की जिंदगी में क्या काम आता है? नॉर्मली थ्रू एनी गिवन सरफेस। तो नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग नॉर्मली थ्रू एनी गिवन सरफेस वाज कॉल्ड एज फ्लक्स, एंड द फ्लक्स का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। फ्लक्स इज E bar dot A bar, which is a scalar quantity, which is EA cos theta, because the cos theta component always comes out and the sin theta component is always wasted. Means area vector के डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वही बाहर आएगा, और जो कंपोनेंट एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं है वो वेस्ट हो जाएगा। इसका डेली एप्लीकेशन क्या है? सपोज हमारे घरों में कभी कभी नेटवर्क पकड़ता नहीं है, you call me up normally, there is no network, okay? Why? क्योंकि नहीं, मेटल नहीं है, मैं मेटल के घर में नहीं रहता हूँ बेटा, मैं मेटल के घर में नहीं रहता हूँ, ओके? अंडरस्टैंड? या ग्रिल्स में भी देर आउटसाइड या विंडो के पास रहेगा तो ऑब्वियसली यस। मगर क्या होता है, घर का ओरिएंटेशन भी कभी ऐसे होता है जहां से फील्ड आपको पास हो रही है उस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में एंगल कितना रहेगा? 90 मतलब कोई नेटवर्क ही नहीं है। मगर सपोज मेरे वहां पे 90 से थोड़ा नजदीक ही रहेगा, मतलब 75 रहेगा या 60 रहेगा, तो हमको पता है कि cos 0 जो होता है वो 1 होता है, और cos 90 वाला कितना रहता है? 0। सो जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ ओरिएंटेशन होता जाएगा, नेटवर्क कम होता जाएगा और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। So if your orientation, not necessary that always you are there in a okay this lift or something, स्टील के डब्बे में आप या ऐसे, बट ओरिएंटेशन ऑफ द हाउस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेटवर्क इधर से पास हो रहा था, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग?
दैट इज द केस. सो यहां पर आपको फ्लक्स समझ में आ गया रहेगा. सो द फ्लक्स थ्रू, जब नेटवर्क नहीं पकड़ता है, कैन आई से द फ्लक्स थ्रू द हाउस इज मिनिमम और द फ्लक्स थ्रू द हाउस इज जीरो. और फुल नेटवर्क बताएगा तो यू कैन से द फ्लक्स थ्रू द हाउस इज मैक्सिमम. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज E bar डॉट A bar. ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या हुआ. ओके.